जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस मैथ्स की पहली क्लास में, इसमें हम 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैथ है उसकी प्रिपरेशन कराएंगे। तो ये मैथ्स की पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम सीखने वाले हैं आपकी वास्तविक संख्याएं। एक सेकेंड। तो ये पहली क्लास है, इसमें हम क्या सीखेंगे? वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहभाज्य और सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। अगर आप में से ये कोई भी आप में से किसी को भी ये संख्याएं कंप्लीट आती हैं, 15 संख्याएं हैं, ये 15 के बारे में अगर आपको आता है तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वास्तविक संख्या से। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? तो वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होता है। परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। ये हमारी जो डेली यूज में यूज होती हैं और इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो एक तो परिमेय और अपरिमेय। परिमेय प्लस अपरिमेय को मिलाकर क्या बनता है? हमारा वास्तविक संख्या है। और इसकी विशेषताएं क्या है? मुख्य विशेषता है कि इसको संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर बनती है और दैनिक गणनाओं में उपयोगी होती है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि 5, 0, 1/2, √2, पाई, 3.14, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती हैं। अब आगे देखते हैं हम परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? यदि आप किसी संख्या को यदि आप किसी संख्या को p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p और q क्या होना चाहिए? p और q पूर्णांक होने चाहिए। इसमें भी एक कंडीशन है, q इक्वल नॉट 0। p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। p और q पूर्णांक होने चाहिए, q इक्वल नॉट 0 होना चाहिए और p q का जो HCF है वो कितना होना चाहिए? p q का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। p और q में कोई भी कॉमन संख्या नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम देख सकते हैं, यदि आप किसी संख्या को p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है, q इक्वल नॉट 0 होना चाहिए और p q का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो संख्या कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। अब इसका दशमलव में देखें, इसका दशमलव प्रसार या तो समाप्त होता है या फिर रिपीट करता है। किसी संख्या को उदाहरण से समझते हैं, 5/2। अगर आप इसको 2 का भाग दोगे 5 में तो ये जाएगा 2.5। आप देखो 2.5 है तो पॉइंट में, लेकिन ये समाप्त हो चुका है। तो 5/2 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 10/3 ले लेते हैं, एक 10/3 और 10 में अगर आप भाग करोगे 3 का, 3 तिया 9, एक पॉइंट लाओ 0, 3 तिया 9। अब ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप देखोगे कि 3.333 ये इसका आंसर ही आता है। तो 10/3 भी क्या होगी? आपकी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये दशमलव प्रसार रुक तो नहीं रहा है लेकिन सेम रिपीटेशन हो रही है। लास्ट में जो रिपीट हो रहा है 333 रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो आपको परिमेय संख्या को याद रखने के लिए आपको क्या क्या याद रखना होगा कि परिमेय संख्या को p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक होना चाहिए। q की वैल्यू
जीरो नहीं होनी चाहिए, और पी क्यू का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। इसके अलावा अगर दशमलव प्रसार में बात करते हैं तो दशमलव प्रसार या तो शांत हो जाएगा, अगर अशांत रहा मतलब कि शांत नहीं हो रहा, अगर कंटिन्यू बढ़ रहा है दशमलव में, तो वो रिपीटेशन होगा किसी ना किसी एक समान पैटर्न में। तो ये आपकी परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय को इसका जस्ट उल्टा उल्टा होता है, जिन्हें ऐसे जो पूर्णांक, ऐसे कोई भी दो पूर्णांक जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात अनुपात के रूप में हम नहीं लिख सकते। और इसकी दशमलव प्रसार कैसा होता है? दशमलव प्रसार इसका अनंत होता है, अनंत तक तो जाएगा लेकिन कैसा होगा? गैर आवृत्ति होगा। जैसे अनंत तक तो 3.33 ये भी जा रहा है, लेकिन ये पैटर्न दोहरा रहा है 3 3 3 3। और इसमें क्या होगा? √2 4 1, इस √2 की जो वैल्यू होती है 1.41421356 डैश आगे तक ये चल रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई पैटर्न शो नहीं हो रहा है। ये भी अनंत तक जाता है लेकिन यहाँ पैटर्न नहीं दिखता, और परिमेय संख्या में कोई एक पैटर्न नजर आ जाता है। तो इसमें और इसमें, परिमेय और अपरिमेय में सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, और परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। दशमलव में ये भी अनंत तक जाता है लेकिन ये समान पैटर्न दिखाता है, और ये इसमें समान पैटर्न नजर नहीं आता। क्लियर है? परिमेय और अपरिमेय के बाद अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्णांक देखते हैं जिनमें कोई दशमलव यानी भिन्न भाग नहीं होता, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं जो बिना किसी टुकड़े के होती हैं। आप ऐसे समझिए कि आपको जो कंप्लीट पूरी तरह से संख्या दिख जाए वो पूर्ण संख्या होगी। अर्थ से भी समझ आ रहा होगा, पूर्ण संख्या, ऐसा नहीं कि 2.5 1.3 ये सारी कैसी है? पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट में जा रही हैं। अब पूर्ण संख्या को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। जो शून्य से बड़ी होती हैं इन्हें प्राकृत संख्याएं भी कहा जाता है, और इन्हीं को क्या बोला जाता है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक एक से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 अनंत तक जाती है, इसमें पॉइंट शामिल नहीं होंगे। ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो से जो पहले वाली संख्या होती हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। तो धनात्मक पूर्णांक जीरो से बड़ी, एक से शुरू होकर अनंत तक। ऋणात्मक पूर्णांक जीरो से छोटी, और -1 -2 -3 से लेके अनंत तक जाती है। अब बच जाता है आपका जीरो। जीरो क्या है? जीरो जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, यह संख्या रेखा पर बिल्कुल बीचों बीच में स्थित होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। हम पूर्णांकों को किस प्रकार लिख सकते हैं? पूर्णांक को हम Z से दिखाते हैं, और बीचों बीच में जीरो होगी, जीरो से 1 2 3 4 ये धनात्मक पूर्णांक, और जीरो से लेके -1 -2 -3 ये ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखते हैं पूर्ण संख्याएं। अभी जो हमने पढ़ा था वो पूर्णांक था, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक में एक छोटा सा डिफरेंस है, आप वो समझ लीजिए क्या फर्क आता है। ये वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम चीजों को गिनने में करते हैं, शून्य सहित। शून्य न धनात्मक पूर्णांक था न ऋणात्मक पूर्णांक था, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है शून्य पूर्ण संख्या जरूर है। इसमें पूर्ण संख्या को हम ऐड कर लेते हैं सॉरी, पूर्ण संख्या को ऐड कर लेंगे और उसको Z से डिनोट करते हैं हम पूर्णांक को, और जो पूर्ण संख्या होती हैं हम उसको W से डिनोट करते हैं। ये जीरो से लेके अनंत तक जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। पूर्ण संख्याओं में शून्य शामिल होती है लेकिन ऋणात्मक संख्या कोई भी शामिल नहीं होती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या में से ही अगर आप जीरो हटा देंगे तो वो प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। प्राकृतिक संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और इसको जो गणितीय रूप होता है किससे डिनोट करते हैं हम? नेचुरल नंबर्स होता है n से डिनोट करते हैं पूर्ण संख्या को, और एक से स्टार्ट होकर ये अनंत तक जाती हैं। क्लियर? महत्वपूर्ण अंतर देख लेते हैं। पूर्ण संख्याओं में शून्य शामिल है जबकि प्राकृतिक संख्याओं में एक से शुरुआत होती है, यही एकमात्र अंतर है पूर्ण संख्या और
प्राकृतिक संख्याओं में। अब देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याओं के केवल दो फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्याओं के कितने फैक्टर होते हैं? दो। अभाज्य संख्याओं के केवल कितने गुणनखंड होंगे? दो, ना तो दो से ज्यादा और ना दो से कम। अभाज्य संख्याओं के केवल दो भाजक यानी फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक एक के गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ एक ही होगा, दूसरा कोई भी गुणनखंड इसका नहीं हो सकता, इसीलिए हमने एक को अभाज्य संख्या के अंदर नहीं रखा हुआ है। पहली 20 अभाज्य संख्याएं आपकी ये लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, वो है आपकी दो। कितनी है वो आपकी? दो। क्योंकि दो के आप फैक्टर करोगे तो एक तो खुद हो जाएगा और एक हो जाएगा। तो ये दो सबसे छोटी एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। अभी तक पूरी दुनिया में सम संख्या दो ऐसी है जो सम के साथ अभाज्य भी है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सारी की सारी विषम संख्याएं होती हैं। तो आप अभाज्य संख्याओं को याद रखने के लिए इतना ध्यान रख सकते हैं कि इसके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड होते हैं। और दो में भी एक तो वो स्वयं यानी खुद से कटेगी, स्वयं से विभाजित होनी चाहिए, और दूसरा जो होता है वो एक से। ये इसके दो मेन फैक्टर होते हैं, स्वयं से और एक से विभाजित जो संख्या होगी वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य के बाद अब हम देख लेते हैं भाज्य और सहभाज्य। अभाज्य के बाद भाज्य और सहभाज्य कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं? तीन गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्याओं के कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए बेटा? कम से कम कम से कम तीन गुणनखंड आपके होने चाहिए। अगर किसी भी संख्या के तीन गुणनखंड हैं तो वो संख्या कैसी कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम तीन होने चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देखो एक, क्या एक अभाज्य संख्या है? इसके गुणनखंड करोगे तो सिर्फ कितना आएगा? एक ही आएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। दो को देखते हैं। दो के गुणनखंड करो आप, एक तो दो एक से कट जाएगी और एक दो से कट जाएगी। क्या इसके तीन गुणनखंड बने? नहीं, तो ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं। अब तीन के गुणनखंड करो, तीन एक से कटती है, तीन से भी कटती है। क्या तीन भाज्य संख्या है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तीन के भी सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। चार के गुणनखंड करो आप, चार के गुणनखंड करोगे एक से कट जाएगी चार, दो से भी और खुद चार से भी, तो कितने गुणनखंड हो गए? तीन गुणनखंड हो गए। तीन से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम तीन हमको गुणनखंड चाहिए थे। तो चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और एक ना तो, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, जो एक है वो ना भाज्य है और ना अभाज्य है। एक कैसी है? ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। एक एक स्पेशल नंबर है, ना एक को हम भाज्य के अंदर रखते हैं और ना अभाज्य के अंदर रखते हैं। क्लियर? चलिए, ये हो गई आपकी भाज्य संख्याएं। उदाहरण 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सारी की सारी आपकी भाज्य संख्याएं हैं। आगे देखते हैं सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF कितना आता हो?
HCF एक हो, वो सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। लिखा हुआ जिनमें एक के अलावा कोई समान भाजक नहीं होता। अब कोई भी ऐसी दो संख्या ले लो जिनका HCF कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। आप बोलो 5 और 3, 5 और 3 इन दोनों के बीच में क्या कोई कॉमन संख्या है, नहीं है। यानी कि अगर आप इनका HCF लोगे, 5 और 3 का आप HCF करोगे तो कितना आएगा, 5 और 3 का जो मासा है वो होगा 1। इसका मतलब हुआ कि 5 और 3 क्या है, सहभाजक को प्राइम नंबर्स हैं। और देख लीजिए, आप एक ले लो 21 और दूसरा ले लीजिए 10। क्या 21 और 10 में कोई संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 3 और 7 21 के फैक्टर होते हैं, इसके 5 और 2। अगर आप देखोगे 21 और 10 का जो HCF है, मासा है, वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप कह सकते हो कि 21 और 10 भी कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। एक ले लेते हैं हम 12 और 18। तो 12 और 18 में HCF लोगे तो इसका HCF कितना आएगा, 12 और 18 का HCF आएगा 6, यानी कि 6। तो 12 और 18 हमारी सहभाज्य संख्याएं नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य ये कंप्लीट हो चुकी है। अब देख लेते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम और विषम तो आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि आपने शुरू से ही सम और विषम पढ़ते हुए आए हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, सॉरी, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या कहलाती हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा, एक बात और याद रखिएगी, शून्य भी एक सम संख्या है, शून्य भी सम संख्या के अंदर आती है। ये तो आपको डेफिनेशन तो अच्छे से याद होगी। इसके अलावा जो याद करने वाली चीज है, सम और सम, दो सम संख्याओं को जोड़ के जो उत्तर आता है हमेशा कैसा आएगा, सम। कोई भी सम संख्या ले लीजिए, एक 10 ले ली हमने और एक 6, दोनों ही सम संख्या है, और आप इनको जोड़ोगे तो उत्तर भी सम संख्या ही आएगा। 10 और 6 कितना, 16, और 16 भी एक सम संख्या है। आप सम संख्या का सम संख्या से गुणा करोगे तो भी एक सम संख्या ही आएगी। आप देखिए 6 सम संख्या है, उसके बाद 12 एक सम संख्या है, तो और 12 6 72, तो 72 भी जो उत्तर आया वो भी कैसा है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या का गुणा करने पर सम संख्या से उत्तर भी सम संख्या मिलेगा, और सम को जोड़ के जो उत्तर आएगा वो भी सम संख्या ही आएगा। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि आपको 0 भी एक सम संख्या होती है। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वो कैसी संख्याएं कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। विषम और विषम, दो विषम संख्याओं को जोड़ के हमेशा विषम संख्या नहीं आती। कैसी संख्या आती है, सम संख्या आती है। उदाहरण से 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है। 3 और 5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 8, जो कि एक सम संख्या है। 8 क्या है, सम, और 3 क्या थी आपकी, विषम संख्या। 5 क्या थी आपकी, विषम संख्या। और दो विषम संख्याओं को जोड़कर हमेशा कैसी संख्या मिलती है, एक सम संख्या आपको मिलेगी। और एक अच्छे से दूसरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप ले लीजिए 7 और एक 3, दोनों विषम संख्या है, 7 और 3 10। उत्तर कैसा मिला, एक सम संख्या के रूप में मिलता है। विषम और विषम संख्या का गुणा करने पर हमेशा विषम संख्या मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, 3 × 5 कितना आएगा, 15। 3 और 5 की गुणा करने पर कितना आएगा, 15। उसके अलावा 7 × 5 कितना आया, 35। ये भी विषम और ये भी विषम, और उत्तर भी कैसा आएगा, एक विषम संख्या ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। पूर्ण वर्ग संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके आपस में 2 बार गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। आपस में
किसी भी संख्या की आप 3 बार गुणा कर दीजिए, जो उत्तर आएगा वो पूर्ण घन के रूप में होगा। उदाहरण से समझते हैं। आपने लिया 3, 3 की अगर आप 2 बार गुणा करते हैं, 3 × 3 कितना 9, तो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको स्क्वायर यानी वर्ग भी बोलते हैं। 5, 5 की आपने 2 बार मल्टीप्लाई करी, कितना आया 5×5 = 25, और 25 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसी ऐसी कोई भी संख्या जिसकी आप 2 बार गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको जो आंसर आएगा 2 बार गुणा करने से वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण घन, अगर आप उसी संख्या की 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो उत्तर जो होगा वो पूर्ण घन के रूप में होगा। आप उदाहरण से समझ सकते हैं। 2 ले लिया हमने, 2 की अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, जो 8 है आपकी, 8 कैसी संख्या है, ये एक पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या की 3 बार गुणा करने से जो उत्तर आता है वो पूर्ण घन संख्या होती है। अब हम 6 देख लेते हैं। 6 × 6 × 6, अगर आप 6 की 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 216, और 216 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने जितनी भी चीजें सीखी हैं एक बार उनको समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक इस क्लास में सीखा था। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होती है, और इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। उसके बाद परिमेय और अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय में इतना डिफरेंस होता है कि परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय P/Q के रूप में होती है, Q की वैल्यू 0 नहीं होती, PQ का HCF 1 होता है, और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स यानी पूर्णांक होने चाहिए। और अपरिमेय, इसमें अपरिमेय को P और Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में। दशमलव प्रसार, जो परिमेय संख्या है वो या तो शांत दशमलव होगा, कंप्लीट विभाजित हो जाता है दशमलव के बाद, या फिर अशांत होगा, तो वो एक पैटर्न दिखाएगा, एक रिपीटेशन के फॉर्म में होगा कि लगातार हमको कोई ना कोई संख्या रिपीट हो रही होगी। अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में अनंत तक जाती है पॉइंट के बाद में, लेकिन कोई भी पैटर्न तो नहीं होता। इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक हमने 2 तरह के पढ़े थे। 0 के बाद की जितनी भी संख्याएं वो धनात्मक पूर्णांक, और 0 से पहले माइनस में जितनी भी संख्या जाती हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक 1 से लेके अनंत तक जाते हैं प्लस में, और ऋणात्मक पूर्णांक -1 से लेके अनंत तक जाते हैं, और बीच में रहता है शून्य। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। क्लियर। अब प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और प्लस की तरफ अनंत तक जाती हैं। अगर उसमें से 0 हटा दें तो प्राकृतिक संख्याएं बन जाती है, जो कि 1 से लेके अनंत तक जाती है। उसके बाद अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं के कम से कम हमें 3 गुणनखंड रखने चाहिए। भाज्य ऐसी कोई भी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो या उससे ज्यादा हो, तो वो कैसी संख्या कहलाएगी, वो भाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या ऐसी कोई भी संख्या जिसके कम से कम और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल कितने, 2 गुणनखंड, तो वो कैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। और वो 2 गुणनखंड कौन से होते हैं, एक तो वह संख्या खुद होती है जो कि स्वयं से विभाजित होती है, और दूसरा गुणनखंड होता है 1, तो ये अभाज्य संख्या होती है। क्लियर। अभाज्य और भाज्य। इसके बाद मैंने एक और संख्या बताई थी सहभाज्य। ऐसी कोई भी 2 संख्याएं जिनका HCF मासा 1 होता है वो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सम और विषम, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्या होती है, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो विषम संख्या कहलाती है। और 0 भी क्या है, 0 एक सम संख्या है। पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन, किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करने से जो उत्तर प्राप्त होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और अगर उसी संख्या को हम 3 बार गुणा करके जो उत्तर प्राप्त होगा वो पूर्ण घन संख्या होगी। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।